तो प्यारे बच्चों, मूल्यह्रास में आज हम सीखेंगे वार्षिक तालिका की दर से ह्रास निकालना। ठीक है, तो मूल्यह्रास में अब तक आपने क्या क्या देखा? अब तक आपने देखा है स्थायी किस्त पद्धति, टैप 1। स्थायी किस्त, इसको सरल रेखा पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं सीधी, सरल रेखा, सीधी रेखा पद्धति। और इसके तुरंत बाद आपने देखा है घटती ह्रासमान, क्रमागत ह्रास, ये तीनों इसको बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आपको जो सीखना है हट करके, वो है वार्षिकी तालिका की दर से ह्रास निकालना। ठीक है, अब इनको समझना जरूरी होता है। और जो मैं कह रहा था कि ये दोनों टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो 11वीं में केवल 5 नंबर के ही लायक थे। कोई बड़ा होगा तो वो लगभग 7 नंबर का होगा, लेकिन उससे ज़्यादा इन दोनों के क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो जो क्वेश्चन 15 नंबर के लायक होगा और 7 नंबर से प्लस होगा, वो क्वेश्चन अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके पास बुक होना चाहिए, बुक नहीं है तो एक कॉपी होना चाहिए जिसमें आप नोट कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं मूल्यह्रास में नया टॉपिक वार्षिक तालिका की दर से ह्रास निकालना। तो क्वेश्चन ये है, मोतीलाल एंड सन्स ने एक पट्टा 14,000 रुपये में 1 अप्रैल 2005 को 10 वर्ष के लिए क्रय किया। वार्षिक वित्त प्रणाली में ह्रास काटते हुए पट्टा खाता 10 वर्ष के लिए बनाइए तथा यह भी प्रकट करिए कि लाभ हानि खाते में ह्रास और ब्याज किस प्रकार दिखाया जाएगा। वार्षिकी वित्त तालिका के आधार पर 1 रुपये को 10 वर्ष में 5% ब्याज से वार्षिक वित्त आधार पर ह्रास करने के लिए प्रति वर्ष 0.129544 ह्रास के लिए काटना है। देखिए, वार्षिक वित्त तालिका के अनुसार ये जो पॉइंट में आपको ह्रास के लिए बताया जाता है इतना काटना है, इसी पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है संपत्ति के क्रय मूल्य से। तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको ह्रास की राशि मिलती है। फिर जितने का खरीदा है उस पर आपको 5% ब्याज भी देना होता है। ठीक है, बस ये 2 बातें याद रखना। लागत मूल्य में इसका गुणा करने से ह्रास निकलेगा, लागत मूल्य में जितने परसेंट की दर से ब्याज बोलेगा वो आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, अब जो सबसे पहला खाता बनेगा वो आपको बनेगा लीज अकाउंट। ठीक है, संपत्ति पर ली गई जो भी संपत्ति ली जाएगी, यंत्र होगी, पट्टा पर होगी, जो भी होगी उसका पट्टा खाता आप बोल सकते हैं, ये बनेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यंत्र का मूल्य है 14,000 रुपये, तो देखिए मैं 14,000 टाइप करता हूँ, ये हो गया। ठीक, अब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाता हूँ। अब देखिए इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 1 2 12 95 4 सीधा बोल देता हूँ। ठीक है, 12 95 4। ठीक, 12 95 4 मिला लेंगे, 12 95 4, और आप देख सकते हैं 1883 निकला। तो देख सकते हैं ह्रास को कितना लिखा है, 1883। ठीक है, किसमें मल्टीप्लाई करके, इसमें मल्टीप्लाई करके। तो आपको ह्रास हमेशा समाकलन साइड में दिखाना होता है। कॉलम आपको पता है दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि ही रहेगा। देखिए ह्रास को इस तरफ बताया है 1813 रुपये का। ठीक है, इस तरफ रोकड़ खाते से जो आपने संपत्ति क्रय की जो भी आपने पट्टा या संपत्ति क्रय की गई उसको आप लिखेंगे रोकड़ खाते से या बैंक खाते से। उसका 5% ब्याज निकालेंगे, जो 14,000 का 5% 700 ही होता है, क्योंकि 10% निकालना मतलब एक जीरो को गायब कर देना, वो 10% होता है। तो 1400 का आधा कितना होगा, 700, वो उसका 5% है। दोनों को जोड़ के 14,700 लिखेंगे और लागत और उस पर ब्याज जोड़ने के बाद ही ह्रास को काटेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो आपका बैलेंस होता है, शेष ले गए। अगले साल इसको शेष लाया गया और लागत पर 5% ब्याज निकालना है। तो देखिए 10% मैं पहले निकालता हूँ, तो लास्ट संख्या पर आप उंगली रख दें, गायब कर दें, तो आपका 1288 है। 1200 का आधा 600, 88 का आधा 44 होगा। ये इसका 5% निकला, जोड़ने के बाद इसका ह्रास जो ही 1883 वो कट जाएगा। ठीक है, जो बैलेंस बचा उसको अगले साल लेके आएंगे। दोनों को जोड़ के इसको काट दिए, ये बैलेंस है, इसको अगले साल लाए। अब इसका 5% निकालेंगे, फिर वही ह्रास कटेगा, फिर बैलेंस होगा।
फिर लाएंगे, ऐसे करके 10 साल तक बोला है तो पूरा आपको 10 साल तक बनाना है। कितने साल तक? 10 साल तक। ठीक है, बन जाएगा, समझ में आया। संपत्ति का क्रय मूल्य लिखना है, उसका 5% ब्याज को जोड़ देना है, जो टोटल होगा उसमें ह्रास काटना है। और ह्रास कैसे निकलता है? लागत मूल्य और पॉइंट वाले वार्षिक तालिका का गुणा करके। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये खाता आपको पहले बनाना है। अब यहाँ पर जितना भी आपका ब्याज निकला था पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, पूरे 10 सालों तक, उन ब्याज के लिए अलग से एक खाता बनेगा और ह्रास के लिए। ठीक है, तो जो भी ह्रास होगा, ब्याज होगा, लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र किया जाते हैं। तो इस तरफ लिखना है पूरे ह्रास को, इस तरफ लिखना है आपके ब्याज को। तो ह्रास खाता से 1813 करके पूरे 10 वर्ष का बनाना है। इस तरफ से ब्याज खाते को बोल करके, ह्रास खाता से ब्याज खाते को बोल करके पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, पूरे 10 साल तक का ब्याज आपको लिखना होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ये तालिका हो सकता है आपके क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपने ये 2 चीज़ें बनाना सीख लिया तो लगभग हम कह सकते हैं आप 5 नंबर से थोड़ा ऊपर उठे हैं। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर उठे हैं, क्योंकि इससे पहले का जो भी आपने क्वेश्चन समझा स्थायी और क्रमागत में, वो 5 से 7 नंबर के ही लायक है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन क्या है जिसमें 10-10 वर्ष का बोल दिया है, ये लगभग है 15 नंबर के लायक। ठीक है, क्योंकि इसमें पंजी प्रोष्टि भी पूछा जा सकता है। ठीक, देखिए इसके बाद वाले में एक पंजी भी हुआ है, तो मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पर ह्रास खाता, लाभ हानि खाता और आवश्यक लेखे कीजिए बोल दे तो फिर पंजी प्रोष्टि के साथ ही हो सकता है 15 नंबर का। लगभग अगर साल बढ़ा करके दे तो वो अकेले ही भी 15 नंबर के लायक है। ठीक है, और ये कुछ और आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको सीखना है वो है ह्रास कोष पद्धति। क्या सीखना है? ह्रास कोष पद्धति। तो पहला जो सीखे हैं उसको आधार मान करके ही आगे बढ़ते हैं। याद रखना, ध्यान देना, ह्रास कोष पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत हर वर्ष जो हम ह्रास निकालते हैं उस पैसे को कहीं विनियोग किया जाता है। इसलिए विनियोग किया जाता है क्योंकि जब संपत्ति की अवधि समाप्त होती है, हर संपत्ति का एक जीवन काल होती है कि वो 5 साल तक चलेगी कि 10 साल तक चलेगी। ठीक है, हम अनुमान लगाते हैं उसी समय, खरीदते समय। जैसे आप अभी भी बाइक खरीदने जाइए, वो 5 साल की वारंटी गारंटी देते हैं, तो ये उनका अनुमान है कि इसका जीवन काल 5 वर्ष है। आप भले इसको घसीट के 15 साल, 20 साल, 25 साल चला लें, वो आपके ऊपर है, लेकिन ऐसे जीवन काल इसका कितना है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो हर साल इसका एक ह्रास काटा जाता है। मान लेते 1000 रुपये का ह्रास है, 5 साल बोला है, तो पूरे कितने 5 साल में कितने ह्रास होंगे? लगभग 5000 रुपये होंगे। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है? उस ह्रास के पैसे को विनियोग कर देती है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देती है, जिससे उस पर ब्याज भी मिले और उसी पैसे से बाद में एक प्रतिस्थापन कर दें नई संपत्ति की ओर। मतलब मशीन एक खराब होगी तो दूसरी मशीन ले लें उसके बदले में, या कुछ नया खरीद लें। ठीक है, तो यहाँ पर वही नियम को आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर आते हैं। तालिका यहाँ पर भी दिया जाएगा, पर वैसे नहीं जैसे उसमें दिया गया था। यहाँ पर सब कुछ निकाल के बताया जाता है। जैसे वहाँ पर आपने ह्रास निकाला, यहाँ ह्रास की राशि तालिका अनुसार निकाल दी जाएगी पहले से। यहाँ पर है 9050। संपत्ति को खरीदा गया था 50,000 रुपये में, जीवन काल है इसका 5 वर्ष। ठीक है, तो 50,000 रुपये में खरीदा गया, जीवन काल इसका 5 वर्ष है, ह्रास की राशि निकल चुकी है, ब्याज आपको देना है 5% की दर से। अंत में ये भी बताएगा कि उस यंत्र को कितने में बेच दिया गया। तो जो 50,000 का था उसको 39,156 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, अब देखिए समझिएगा ध्यान से, आवश्यक लेखे कीजिए ऐसा बोला जाए तो पंजी प्रविष्टि वगैरह भी होता है। तो ये पंजी प्रविष्टि हुई है, जिसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको पूरा खाद्य समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप बना सकते हैं पट्टे पर ली गई संपत्ति या कोई भी यंत्र का खाता। 50,000 का है, आपका बोलना है बैंक खाते से आपने 2010 में खरीदा, फिर शेष ले गए, फिर 2011 में शेष लाया गया, ले गए, फिर 2012 में शेष लाया गया और इस तरफ लेकर 31 तारीख को लाया गया, ले गए, लाया गया, ले गए। क्योंकि 5 साल का है तो 5 बार बना है। पहले क्वेश्चन के जैसे 10 साल का होता तो 10 साल तक बड़ा बनता। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बनाना है क्योंकि सिर्फ 5 साल बोला है, 5 साल का बन गया। तो यहाँ पर क्या करना है? कोई जोड़ घटाव नहीं, बस लाया गया, ले गए, लाया गया, ले गए।
इसमें अमाउंट चेंज कैसे होगा, अगर और बता दे कि पहला मशीन 2010 में इतने का खरीदा, बाद में एक और खरीदा, तो जिस साल खरीदा उस समय आपका अमाउंट और बढ़ जाएगा। मान ले 20,000 का और खरीदते हैं तो 20,000 और आ जाता तो अभी 70,000 हो जाता, लेकिन घटना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से कंपनी क्या करती है, केवल ह्रास को दिखाने के लिए एक ह्रास खाता खोलती है इस तरह से। जैसे संपत्ति का लागत दिखाने के लिए वहां पर संपत्ति खाता खोला गया, उसी तरह ह्रास दिखाने के लिए ह्रास के खाते डिप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। तो वहां पर आपको मैं बता देता, ह्रास की राशि कितनी है, 9,050 रुपये तालिका के अनुसार जो निकाल दी गई है, उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ह्रास खाते को लाभ हानि में ट्रांसफर करना होता है, तो ह्रास खाते से, ह्रास कोष खाते से आप लिखेंगे 9,050, लाभ हानि खाता को 9,050, फिर ह्रास कोष खाते से 9,050, लाभ हानि खाता को 9,050। यही चीज़ आपको 5 बार लिख देना है, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट आपको फटाक से बनाना है। अगर आपको पता चल गया कि ये ह्रास कोष विधि का है, ठीक है, कैसे पता चलेगा, प्रश्न में लिखा रहेगा ह्रास कोष विधि, ठीक है। क्या बोला जाएगा, ह्रास कोष विधि, या ये ह्रास फंड खाता खोला गया और ह्रास की राशि निकाल दी गई है, तो ये समझ जाओ ह्रास कोष विधि है जो अभी हम पढ़ रहे हैं टेस्ट नंबर को उदाहरण में। तो ये वाला खाता मैंने जो बताया है और संपत्ति खाता है, दोनों फटाक से आप बना लेना। अब आते हैं उसके बाद, आप इसको बनाए चाहे उसके बाद वाले को बनाए, दोनों ऑप्शनल है, किसी भी एक को आप पहले बना सकते हैं, ठीक है। इसको बनाए चाहे इसको बनाए, एक ह्रास कोष खाता होता है, एक ह्रास कोष विनियोग खाता होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ अगर आपने समाकलन में लिखा हुआ है तो उसी चीज़ को यहाँ विकलन में लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले ह्रास कोष खाता समझते हैं। ह्रास कोष में हमें दिखाना होता है ब्याज कितना हम निकाल रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले साल ह्रास दिया, ह्रास खाते को बोल करके शेष लाया गया 9,050 रुपये, दूसरे साल फिर उतना देना है 9,050 रुपये, है ना, पिछले साल का इतना और इस साल फिर इतना देना है, कुल मिला के कितने हो गए 18,552। अच्छा, इसमें ब्याज शामिल है, ठीक है। तो देखो पिछले साल का जो शेष है और इस साल जो अमाउंट देना है, तो इस पर आपको ब्याज निकालना होता है, ठीक है। तो आप 5% ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो उसकी कार्यविधि में आपको दिखा देता हूँ, बड़े ही सिंपल है। 9,050, 900 का आधा 10% मतलब 905, 900 का आधा 450 और 5 का आधा 2.5, तो 452 समथिंग कुछ आएगा, जो देखिए 452 लिखा भी है, क्लियर है। तो पहले साल का ह्रास प्लस अभी इस पर ब्याज निकाला और इस साल भी इतना देना है ह्रास खाते में, हर साल देना है, टोटल कर दिए तो हुआ 18,552, उसी को आप शेष ले गए बोलना है, यह शेष लाया गया, ठीक है। यहाँ पर पूरे पहले ह्रास, नया ह्रास और ब्याज, इस तरह से ह्रास कोष विनियोग पर ब्याज खाते को ऐसे बोलना है। सेम टोटल जो है इस साल लाना है और अब इस पर ब्याज निकालना है, क्योंकि इसमें पूरा अमाउंट जुड़ा हुआ है, तो हर साल के शेष पर आपको ब्याज निकालना होता है। तो अब इस पर ब्याज निकालना है 5%, तो देखो 10% निकालोगे मतलब 1855, 1855 मतलब 900 दूनी 1800 होता है, तो 955 का आधा लगभग 27 कुछ होगा, तो देखिए 927 निकला। और इतना किस्त फिर आपको देना, 9,050 हर साल का किस्त है, ये सबको जोड़ेंगे, लिख देंगे शेष लाया गया। इसको फिर लाएंगे अगले साल, ठीक है, बाई बैलेंस करके इस तरफ फिर से इस पर अब ब्याज निकलेगा 5%, जो ये रहा। अब फिर आपको ये ह्रास खाते जितना देना है ह्रास कोष विनियोग में उतना रुपये लिखना है। इसी तरह से 5 साल का बोला है, 5 साल को बनाना है। 5वें साल ये देखना है कि यंत्र कितने में बिका। तो 1 से लेकर के 4 साल तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं 5वें साल में, इसी से इसको अगले साल लाएंगे, इस पर आप 5% ब्याज निकालेंगे जो 1950 निकलेगा। और ध्यान ये रखना है यहाँ पर जो डिफरेंस की राशि ह्रास कोष विनियोग वो कैसे निकलती है। तो देखिए जिस साल जितना भी आपका ह्रास कोष होगा और वो मशीन को अगर उस समय बेच दिया जाता है तो उस राशि से इसको काटना होता है। तो देखिए 39,156 रुपये में बेचा गया है, इस साल आपके ह्रास की तो टोटल ह्रास कोष विनियोग की राशि हो गई 39,006, दोनों को काटने से 149 रुपये का डिफरेंस मिला, ठीक है। तो इसमें कुछ रुपए अतिरिक्त हैं ह्रास कोष विनियोग के बाद, ये आपका ह्रास कोष विनियोग में विनियोग पर विनियोग में जाता है। तो देखिए आपको लिखना है टोटल जो आपका बैलेंस रहा पिछले साल का, फिर ब्याज लिखेंगे, फिर जो किस्त देना है, फिर ये डिफरेंस की राशि 149 रुपये जो निकला, और इस तरफ क्या करेंगे जो संपत्ति की लागत है उसके साथ इसको काट देंगे। तो सबको जोड़ करके इसको काटना है 50 के साथ, तो ये डिफरेंस निकलेगा। अब इधर की अमाउंट ज़्यादा रहेगी
तो डेफिनेटली इधर कमी है तो वो लाभ कहलाता है और लाभ को इधर आपको लिखना है लाभ हानि खाते से बोल करके। ठीक है, अब इसके लिए कार्यविधि पूरा यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। डिफरेंस की राशि 9050 जो लास्ट किस्त देना है उस पर जो ब्याज निकला था इस बार इस राशि पर सबको जोड़ करके 50 से काटना है तो 156.33 मिल जाएगा। तो ये 5 साल का पूरा क्लियर है, इसको ऐसे ही आपको बनाना होता है। अब जो मैं इसका जुड़वा भाई बता रहा था वो भी बिल्कुल वैसे ही है, ध्यान दीजिए इस पर भी। ठीक है, ह्रास कोष विनियोग, ये क्या था, ये ह्रास कोष था और ये है ह्रास कोष विनियोग। यहाँ पर भी सेम होगा, बैंक खाते से आपको इतना पैसा जो ह्रास के रूप में देना है शेष ले गए। अब जो चीज़ वहाँ पूरा इधर होता था वो इधर होगा, बैंक खाते से फिर आपको इतना देना है, टोटल ब्याज समेत आपको अमाउंट लिखना है। जो आपने यहाँ पर अलग अलग दिखाया था वो आपको ब्याज समेत दिखाना है। ठीक है, 452 जोड़ने के बाद वो कितना हो जाएगा, तो 452 और ये 50 दोनों मिलाकर 9,500 कुछ होंगे ना, तो वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिख के बताना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ब्याज जुड़ा हुआ है, टोटल होगा इतना, ले गए लाया गया, फिर 9,050 देना है पर दूसरा ब्याज को जोड़ना पड़ेगा और सारे ब्याज आपने कार्यविधि में अलग से लिख लिया है, नहीं लिखा है तो आपने यहाँ पर देखा ही है। तो जितने भी ब्याज है 452, 927, 1426 ये सब आपको जोड़ जोड़ के अगले साल यहाँ टोटल में दिखाना है इस तरह से कि 9,050 के साथ ब्याज जोड़ करके कितना किस्त हम दे रहे हैं। ठीक है, बैंक खाते से बैंक खाते से बैंक खाते से। क्लियर है, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल में इतना आपका शेष हो चुका था। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो राशि रही उसको लिखना है, तो ह्रास कोष विनियोग में 149.37 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स संपत्ति बता दिया था, ह्रास कोष खाता भी हमने समझ लिया था, ये हमने समझा ह्रास कोष, ह्रास खाता, ह्रास कोष, एक ह्रास कोष विनियोग। ठीक, चारों खाते समझ में आ गए, तो अब आते हैं पंजी प्रविष्टि में। ठीक है, तो पंजी प्रविष्टि सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहले आपने संपत्ति खरीदा, विविध संपत्ति खाता विकलन बैंक खाते से 50,000 रुपये में खरीदा। जितना ह्रास की तालिका के अनुसार बताया जाता है उसको बोलते हैं ह्रास खाता विकलन ह्रास कोष खाते से। ठीक है, कोष से निकाला गया है, फिर उसको लाभ हानि में ट्रांसफर करते हैं तो लाभ हानि खाता विकलन ह्रास खाते से। ठीक है, विनियोग में इसको विनियोग किया जाता है इस राशि को, तो ह्रास कोष विनियोग खाता विकलन बैंक खाते से। जो पहला ब्याज निकला है अगले साल के लिए उसको लिख देंगे बैंक खाता विकलन 452 रुपये ह्रास कोष विनियोग खाता से। ठीक है, आपके जमा पैसे पर जो आपने विनियोग किया उस पर बैंक ने ब्याज दे दिया 452 रुपये का। ठीक है, तो बैंक खाता विकलन ह्रास कोष विनियोग पर ब्याज खाते से। सेकेंड लाइन में आपको इसी को विनियोग में डाल देना है, तो ह्रास कोष विनियोग पर ब्याज खाता विकलन ह्रास कोष खाते से। ठीक है, इतना समझ गए, चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। दूसरा साल फिर इतना ह्रास में जाएगा तो ह्रास कोष खाता विकलन ह्रास विकलन ह्रास कोष खाते से। लाभ हानि में ट्रांसफर करना है तो लाभ हानि खाता विकलन ह्रास खाते से। अब इस पर ह्रास कोष विनियोग में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ब्याज समेत पैसा मिल रहा है, तो जो 452 रुपये मिला था उसको जोड़ करके आपने इतना निकाला था, अभी देखा तो ह्रास कोष विनियोग खाता विकलन 9,502, बैंक खाते से 9,502। फिर अगला ब्याज जो निकलेगा दूसरे नंबर पर वो इतना निकलेगा, तो फिर वही बैंक खाता विकलन ह्रास कोष विनियोग पर ब्याज खाते से, फिर ह्रास कोष विनियोग पर ब्याज खाता विकलन ह्रास कोष खाते से। ठीक है, फिर ह्रास खाता विकलन जितना देना है ये बार बार अब रिपीट होगा, तो जो आपने पूरा खाता बनाया है वही उसकी पंजी प्रविष्टि होगी। एक बार पढ़ लेना, बहुत सरल है। तो ह्रास कोष की जब भी क्वेश्चन आएगी तो सबसे पहला काम है ह्रास खाता बना लेना, संपत्ति खाता बना लेना, फिर ह्रास कोष खाता बनाना, फिर ह्रास कोष विनियोग खाता बनाना। पंजी प्रविष्टि नहीं पूछा जाएगा तो पढ़ लेना। ठीक है, समझ आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके क्वेश्चन हम अभी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।